बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। मार्केट का आगाज ग्रीन जोन के साथ हुआ था, फिर मार्केट में हमने करेक्शन देखी और एनबीटी इंडेक्स ग्रीन जोन से निकलकर रेड जोन में दाखिल हो गया। लेकिन एक खबर ने स्टॉक मार्केट को माइनस से प्लस कर दिया और तेजी की जानिब गामजन कर दिया। जी हाँ, वो खबर थी कि सरकार गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए पावर और पेट्रोलियम सेक्टर को जो है वो कर्जा यानी रकम फराम करेगी ताकि गर्दिशी कर्जे कम हो। और इस खबर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लिया। ओजीडीसीएल और पीपीएल के शेयर्स में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान आया। सरकार ने ये फैसला किया कि गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए तवानाई सेक्टर को रकम फराम की जाएगी। इस के बाद मार्केट के अंदर हमने तेज़ी देखी। एनबीटी इंडेक्स का अख्ताम 657 पॉइंट से इजाफे के साथ हुआ। 63,900 के लेवल पर एनबीटी इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। इसके अलावा मार्केट में 12 अरब रुपए मालियत के 29 करोड़ शेयर्स का काम हुआ। 140 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा देखा गया, 171 कंपनियों के शेयर्स में कमी देखी गई। आज इंट्राडे का हाई 64,000 रहा। सरमायाकारों का जो सेंटिमेंट लेवल है वो बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन इस खबर के बाद हमने तेज़ी देखी और ओजीडीसीएल पीपीएल के जो शेयर्स हैं उनमें खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद तवानाई सेक्टर के शेयर्स में लेन देन हुई। मार्केट का जो सेकंड सेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। कारोबारी हफ्ते का आज पहला दिन था, मार्केट के अंदर तेज़ी रही। इस खबर को मार्केट से लिंक किया और लिंक करने के बाद फिर इस मार्केट के अंदर हमने तेज़ी देखी। तो इस हवाले से आज हम प्रोग्राम के अंदर तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा इंटरबैंक के अंदर डॉलर की कदर में मुसलसल कमी का सिलसिला जारी है। दौरान ट्रेडिंग इंटरबैंक मार्केट के अंदर डॉलर 30 पैसे सस्ता हुआ। 269 रुपये 90 पैसे से इंटरबैंक में डॉलर कम होगा। 269 रुपये 60 पैसे पर ट्रेड होता हुआ देखा गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक प्लान तैयार कर लिया है और इसको शेयर किया आईएमएफ से। और आइंदा आने वाले दिनों में प्लान के तहत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से तमाम बैंकों को लिंक कर दिया जाएगा और जनवरी के आखिर तक ये मामला हम देखेंगे कि शुरू हो जाएगा। तो ये जो प्लान आईएमएफ से शेयर किया है इसके क्या असरात मुरतब होंगे मार्केट पर, और ये प्लान है क्या और इसके क्या समरात आएंगे, क्या इस्लाहात करने से स्पेकुलेशन मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी डॉलर मार्केट से, तो हम इस हवाले से भी प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली है। नॉन फाइलर टैक्स चोरों को टैक्स नेट में लाने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। जून 2024 तक कोई टैक्स एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी। वफाकी हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करा दी है। हुकूमत ने नॉन फाइलर के गिर्द घेरा तंग करने के लिए टीमों को जो है वो ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि IMF का प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में थोड़ा सा उसको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि यहाँ पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएँ और वफाकी हुकूमत इस हवाले से एक प्लान तैयार करी है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल इस्टेट सेक्टर पे मज़ीद टैक्सेस लगाए जाएंगे। वैसे ही मुल्क में कंस्ट्रक्शन सेक्टर ज़बू हाली की जानिब गामज़न है क्योंकि इतने टैक्सेस लगा दिया, मज़ीद टैक्सेस लगेंगे तो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री कहाँ पर जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि IMF की शर्त पर अबूरी हुकूमत आइंदा दिनों में 18 अरब रुपये के नए टैक्सेस लगा सकती है, यानी मिनी बजट आने की तैयारी हो सकती है। मिनी बजट अपकमिंग गवर्नमेंट तो कम अज़ कम मिनी बजट नहीं लेकर आएगी, अबूरी हुकूमत ही मिनी बजट को इंट्रोड्यूस करेगी। 18 अरब रुपए के नेट टैक्सेस लगेंगे। गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। चीनी पर 5 रुपये फी किलो ड्यूटी लगने वाली है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, उससे चीनी की कीमत भी मजीद बढ़ जाएगी। इसके अलावा हर माह 18 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी अबूरी हुकूमत ने IMF को करा दी है। और ये भी मैं बता दूं कि नए प्लान से माहाना 17 अरब और 5 माह में 90 अरब रुपए हासिल किए जाएंगे। टैक्स नेट को बढ़ाना है, नॉन फाइलर सिस्टम को टैक्स नेट में लेकर आना है, नॉन फाइलर सिस्टम को ख़त्म करना है। वो टैक्स जो वो सेक्टर जो टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स सिस्टम में लेकर आना है। इसके बाद बाकायदा तौर पे एक प्लान तैयार हो गया है और IMF के कहने पर इस पर अबूरी हुकूमत बहुत जल्द अमल दरामद करेगी। इसके समरात आएंगे। जाहिर सी बात है, बजट खसारा हमारा बढ़ रहा है, फिस्कल डेफिसिट हमारा बढ़ रहा है, हमारे मौसी चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, तो उसको कंट्रोल इसी तरीके से किया जाएगा कि आप टैक्स सिस्टम को बेहतर करें और जो लोग टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स चोरी कर रहे हैं, उनको टैक्स नेट पे लेकर आएँ। जो मजीद टैक्सेस दे रहे हैं उन पर बोझ ना डाला जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर किस तरीके से सर्वाइव होगा, क्योंकि गैस की कीमतों में का मजीद इजाफा होगा, सब्सिडी खत्म हो जाएगी, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसे सर्वाइव होगा, टेक्सटाइल सेक्टर कैसे सर्वाइव होगा, हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान ने ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का एक प्लान तैयार किया है और इस प्लान के तहत तमाम बैंकों को इस वक्त इंटरबैंक मार्केट से लिंक कर दिया जाएगा कि फिर वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करें। और IMF को भी यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने कि ये शफाफियत को मज़ीद फ़रोग़ देगा फॉरेक्स मार्केट के अंदर।
आइंदा आने वाले दिनों के अंदर क्या हम अपनी स्पेकुलेशन जो फॉरेक्स मार्केट में होती है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर पाएंगे, और ये जो एक नया ट्रेडिंग सिस्टम आ रहा है, ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम फॉरेक्स मार्केट में, इसके क्या समरात होंगे? इसके अलावा आइंदा आने वाले दिनों में इंटर बैंक और रुपए मार्केट में डॉलर कहाँ पे ट्रेड होगा, एक्सचेंज कंपनीज ने इंटर बैंक मार्केट को कितने डॉलर्स फराम कर दिए, रिजर्व्स हमारे बेहतर तो हुए हैं लेकिन हमें इस साल बड़े पैमाने पर अदायगियाँ भी करनी है। तो इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे, और इसी हवाले से प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं जफ़र पराचा, जनरल सेक्रेटरी हैं एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया जफ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग जो सिस्टम लॉन्च करने जा रही है उबरी हुकूमत, ये क्या है और इसके क्या समरात आप देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। देखिए जनाब, एक तो हमने ये समझना है कि ये ऑनलाइन या फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग है क्या। जी देखिए, ये पहले ऐसा था कि जो बैंक्स के जो सीनियर ऑफिसर्स, जो ट्रेजरी के हेड वगैरह होते थे, तो उनको ये लाइसेंस मिलते थे फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग के और मनी मार्केट ऑपरेशंस के। उसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज और रुपी मनी मार्केट के लिए जो टी बिल्स वगैरह और दूसरा काइबोर वगैरह, उस इसके लिए वो बीच में किरदार अदा करते थे। तो गो कि ये हमारे निज़ाम बहुत पुराना है। दुनिया में ऑनलाइन ट्रेडिंग का निज़ाम पिछले 20 साल से राइज हो चुका है। हम तकरीबन 20 साल पीछे हैं, लेट हैं। चले ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। तो अब जैसे पहले फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग होती थी वैसे ही होगी। जी अभी सिर्फ और सिर्फ ये किया गया है कि 3-4 किस्म की ट्रेडिंग्स होती हैं, एक स्पॉट में और एक टॉम में और एक स्वाप के अंदर। तो अभी जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ स्पॉट वाली होगी, जिसके अंदर से ब्रोकर्स का किरदार ख़त्म हो जाएगा। और ऑनलाइन के अंदर, उसके अंदर जो है ना, स्टेट बैंक भी लूप में होगा। यानी कि अब बाद में कोई ये नहीं कह पाएगा कि जी हमको शाम को पता लगा या हमें अखबार के जरिए पता लगा कि जी इंटर बैंक में रेट बढ़ गया। तो कंट्रोलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा। तो कोई ट्रांजैक्शन छुप नहीं पाएगी। और आईएमएफ की डिमांड भी यही थी। आईएमएफ की डिमांड पे बहुत सी चीज़ें हमारे मुल्क में ठीक हो रही हैं और इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो अब स्टेट बैंक के कंट्रोल्स बढ़ जाएंगे। उनको रियल टाइम नज़र आ रहा होगा कौन सा बैंक डॉलर कितने में ख़रीद रहा और कितने में बेच रहा है। पहले ये उनको रिपोर्ट शाम को जाती थी मिनिमम, और मैक्सिमम 4-6 दिन 8 दिन भी लग जाते थे, या ऑन फोन कॉल उनको पूछना पड़ता था। तो जो मार्केट प्लेयर्स हैं जो अपनी गेम बनाना चाहते थे, मैनिपुलेशन स्पेकुलेशन, वो कर लेते थे। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। एक बात तो ये है। लेकिन जफर और साहब, ये दूसरी सिस्टम हम बात पहले ये क्यों है, नहीं लेकर आए? जब इतना बेहतरीन सिस्टम है और हमारे अंदर फॉरेक्स मार्केट में ये रिफॉर्म्स करेगा, तो अगर ये सिस्टम पहले ले आते तो इतनी स्पेकुलेशन ही ना होती। ये आपकी बात वजह है। ये पहले ले आते, बहुत से काम ऐसे हैं जो हमको अभी भी कर देने चाहिए जो हम नहीं कर रहे। तो जब हमारे पास इंटरनेशनल प्रेशर आता है या आईएमएफ का आता है या किसी का आता है, तो फिर हम ये काम करते हैं। नहीं तो सिवाय हम नए नए कवानीन बनाने के, जैसे कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि पाकिस्तान में जो कानून साजी होती है जी उसमें कानून बनाने वाले का पर्सनल इंटरेस्ट शामिल होता है। जी तो ये अगर चीज़ें हमारे यहाँ ठीक हो जाए, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाए, और उसके साथ साथ एक अहम बात यह है कि हमारे यहाँ हर शोबे में ओवर रेगुलेटेड है, जी कवानीन की भरमार है, और रोको मत जाने दो, वो वाली बात है। अगर रोकना हो तो कोई गुजर नहीं सकता, और अगर ना रोकना हो तो फिर सारे कानून खुले हैं। तो हमको मैक्सिमम चीज़ों को, जैसे दुनिया में है कि इंटरेक्शन ऑफिसर से या डिपार्टमेंट से ना होने के बराबर है, सब चीज़ें ऑनलाइन लानी चाहिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं और टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती और आसान है। जी हमारे पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म नादरा का है, दुनिया का बेहतरीन। अगर हम चाहें टैक्स के मामलात में, ट्रैवलिंग के मामलात में, और ड्यूटीज़ वगैरह या जो भी कोई है, हमारा आईटीपी वैल्यू, इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, ईच एंड एवरीथिंग हम 1 क्लिक पे बैठे हुए हैं। हर आदमी गिरफ्त में है, सिर्फ एनआईसी नंबर डालना है। तो अगर हमारी विल हो तो सब चीज़ें बहुत जल्द ठीक हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं। अभी हमने देखा
कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए जी। आर्मी चीफ और उनकी टीम ने, वो कि उसके अंदर अभी कोई कवानीन के अंदर कोई ख़ास तब्दीली नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आपकी जो ग्रे मार्केट थी वो ख़त्म हो गई है, और सबसे ग्रे खुशहाइन मार्केट बात बिल्कुल यह है कि खत्म हो गई है डॉलर जफर का। साहब, या इंटरबैंक ओपन मार्केट के अलावा ग्रे मार्केट थोड़ी बहुत परफॉर्म कर रही है अभी भी? देखिए जी, कुछ थोड़ी बहुत हम 2-5% कह सकते हैं, लेकिन जैसे पहले डोमिनेट कर रही थी अब वो बात नहीं है, अच्छा, इंटरबैंक क्योंकि मार्केट में इंटरबैंक और ओपन। 279 का है आगे पीछे डॉलर इस वक्त ओपन मार्केट में। इसमें 280 का अराउंड ओपन मार्केट में डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो ग्रे मार्केट में इस वक्त डॉलर कहाँ पर है? देखिए, ग्रे मार्केट मैंने जैसे कहा इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती। जी। अगर किसी को विदाउट डॉक्यूमेंट्स खरीदना है, बेचना है, तो 2-5 रुपए का फर्क होगा, इससे ज्यादा का फर्क नहीं है। और अगर ग्रे मार्केट होती तो इंटरबैंक और ओपन मार्केट का रेट का फर्क भी कुछ होता ज्यादा। तो आप ये देखिए, इस वक्त फर्क बिल्कुल नहीं है। और एक्सचेंज कंपनीज जो है, जो भी करेंसी आ रही है, जो भी रेमिटेंस आ रही है, वो इंटरबैंक में दे रही है। बहुत अरसे बाद, तकरीबन 3 से 4 माह के अंदर हमने $1.5 बिलियन हम दे चुके हैं। तीन से ये एक बहुत चार बड़ी माह के अमाउंट अरसे है। में एक्सचेंज कंपनीज ने इंटरबैंक मार्केट को अप्रोक्सीमेटली 1.5 बिलियन डॉलर्स फराहम कर दिए हैं। जी, बिल्कुल। और यही अगर पॉलिसीज़ का तसलसल रहा, तो इस अमाउंट को डबल होना कोई मुश्किल काम नहीं है। और पॉलिसीज़ का तसलसल कायम रहना चाहिए, और जितनी भी सियासी जमातें हैं, उनको मिसाक़ मईशत करने की ज़रूरत है। अपनी सियासत वो अपने घर रखें या अपने पास करें, आवाम को इससे कोई गर्ज़ नहीं है। डॉलर को कहाँ क्योंकि देख रहे हैं अब जफर तो साहब? इलेक्शन के। डॉलर को कहाँ देख रहे हैं? देखिए, डॉलर को मैं नीचे देख रहा हूँ। मेरे हिसाब से डॉलर इस वक्त $270 का आ चुका होता, अगर एक्सपोर्टर्स को बेल आउट ना किया जाता। ये एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट दी जा रही है क्योंकि उनकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है एक्सपोर्टर की। ये तकरीबन $280 के ऊपर भी हम देख रहे हैं, पिछले 20-25 साल से हमारी फिगर्स वही हैं। और एक्सपोर्टर्स की जो कारकर्दगी है बड़ी मायूस कौन है। इसके मुकाबले में जो ओवरसी पाकिस्तानी है, वो जनाब एक्सपोर्ट से ऊपर चला गया है। और जो हमारे कल के बच्चे हैं आईटी वाले, जी। विदाउट कोई ऐसी सहूलत, वो तकरीबन $3.25 बिलियन पे जा चुके हैं, जो कि डॉक्यूमेंटेड है। और इसके अलावा भी एक्सपोर्ट वो बहुत होती है आईटी की, जो ई कॉमर्स और आईटी के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जी। क्योंकि वो मुख्तलिफ पैसे हमारे सिस्टम में नहीं आ पाते, वो इसके अलावा अलग है। अच्छा अगर जफर साहब, हम एक्सपोर्ट। मुझे आखिर में ये बता दें जफर साहब, कि ये कहा जा रहा है कि हमने मार्केट बेस नहीं किया हुआ डॉलर को, हमने डॉलर को काबू करके रखा हुआ है, उसके ऊपर कैप लगाया हुआ है, मसनूई तौर पर हमने डॉलर को कंट्रोल किया है। क्या ये बात दुरुस्त है? और अगर हम ये मार्केट बेस कर दें तो इसका एक्चुअल रेट 320-330 रुपए है। इन खबरों में क्या सदाकत है? देखिए, इन खबरों में कोई सदाकत नहीं है। जी। ये सिर्फ एंटी स्टेट बातें करते हैं, एंटी स्टेट एलिमेंट जो इनसाइड पाकिस्तान एंड आउटसाइड पाकिस्तान। अगर हम डॉलर को, एक्सपोर्टर को सपोर्ट ना करें, तो डॉलर आज $270 का लाजमी होता। और जो इसकी वैल्यू है इस वक्त तो बिल्कुल ठीक है। अभी भी मैं समझता हूँ रुपया अंडर वैल्यू है, डॉलर ओवर वैल्यू है। एक्सपोर्ट को हमारे फेवर देने के फाइनेंशियल चक्कर में तो क्रिटिक्स। हमारे कर्जों के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, तो हम एक्सपोर्ट को क्यों इतना फेवर दे रहे हैं? वजह क्या है? यहाँ पे तो हमें ज्यादा घाटे का सौदा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि एक्सपोर्टर को जो हम फेवर देते हैं वो बहुत बड़ा घाटे का सौदा है, क्योंकि हम उनको 30 से 35% मुख्तलिफ हेड्स के अंदर उनको रिबेट देते हैं। और अगर यही हम ओवरसी पाकिस्तानी को दे दें 10%, 5%, तो वो इस ये अपनी रेमिटेंस को डबल कर देंगे। अब क्योंकि इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज लाना हमारी मजबूरी है, जी। और एक्सपोर्टर्स का गलबा है हमारे मुल्क में, और अब तो मिनिस्टर्स वगैरह भी उन्हीं के हैं। तो वो गवर्नमेंट को जो उन्होंने एक खौफ डाला हुआ है कि अगर आपने ये बैसाखियाँ हटा दी तो हम फेल हो जाएंगे। फेल तो एक्सपोर्टर हैं दुनिया में, अगर आप देखें दीगर ममालिक के हिसाब से, तो हमारी एक्सपोर्ट कुछ भी नहीं है। अब 300 के करीब डॉलर है, बाकी तो पूरे हमारे खत्ते के अंदर 70-80 रुपए का डॉलर है। जी। और इंसेंटिव्स अलग हैं। तो ये जब इनकी विश लिस्ट बहुत बड़ी है, और मैं नहीं समझता कि
हमारा एक्सपोर्टर कभी भी कामयाब होगा। तो पैसे लेके या तो बैंकों में लगा जी देते हैं दुबई और यूरोप वगैरह में। जब तक ये नहीं चाहिए पाकिस्तान है, तो तब तक हमारी एक्सपोर्ट बढ़ने के चांसेस नजर नहीं आते। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा जी कि हमको चाहिए कि हम अपनी लोकल मार्केट पे तवज्जो दें, जो दुनिया की 5वीं बड़ी मार्केट है। अगर हम लोकल मार्केट पे तवज्जो देंगे, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट नियत से काम करे, क्वालिटी ठीक करे, प्राइस ठीक करे, तो हमारी इंपोर्ट आधी रह जाएगी। क्योंकि हम हर आइटम हर चीज तो इंपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, हम इंपोर्ट तो कर रहे हैं, जबकि हम लोकलाइजेशन को इम्प्रूव करना जो होगा। बहुत लोकल शुक्रिया जफर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 1.5 बिलियन डॉलर्स 3 महीने में एक्सचेंज कंपनीज इंटरबैंक मार्केट को प्रोवाइड कर चुकी हैं। बहुत खुशाइन बात है। और ये जो नया सिस्टम आ रहा है ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग सिस्टम, इससे मजीद शफाफियत होगी। और बैंकों जो कमर्शियल बैंक हमने माजी में देखा कि मैनिपुलेशन करते थे डॉलर्स में, अब वो नहीं होगा। स्टेट बैंक डायरेक्टली मॉनिटर करेगा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग होगी। इससे आइंदा आने वाले दिनों में जो स्पेकुलेशन के चांसेस थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आईएमएफ को यकीन दहानी कराई है फाइनेंस मिनिस्टर ने कि बहुत जल्द हम इस ट्रेडिंग सिस्टम को ऑन कर देंगे। बहुत खुशाइन बात है। हमारे मुल्क में अगर डॉलर की वैल्यू को कंट्रोल कर लिया जाए तो यकीनन हमारे बड़े मसाइल कम हो सकते हैं। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हुकूमत ने 18 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का फैसला कर लिया और इस हवाले से आईएमएफ को यकीन दहानी करा दिया। 18 अरब रुपए के अगर नए टैक्सेस लगते हैं तो मिनी बजट आएगा, और मिनी बजट जब आएगा तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट होगा। इस हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक सूबाई वज़ीर बराए सनअत व तिजारत खालिद तव्वाब। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। 18 अरब रुपए के मजीद नए टैक्सेस अगर लगेंगे, गैस मजीद महंगी होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर वैसे ही सर्वाइव नहीं कर रहा इस इंटरेस्ट रेट पर, और आइंदा आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज होगा ये कहा जा रहा है। ऑब्वियसली आईएमएफ ने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी को आप बहुत ज़्यादा टाइट रखें, तो किस तरीके से सर्वाइवल होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर का, क्या कहते हैं आप इस हवाले से? देखिए, गवर्नमेंट को इसमें तो कोई शक नहीं है कि टैक्सेस की जरूरत है, लेकिन क्या जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं या जहां जहां ऑलरेडी एग्जॉर्बिटेंट टैक्सेस लगे हुए हैं, आप उन्हीं को बढ़ाने जा रहे हैं, या गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि नए टैक्स पेयर्स को इसमें लाया जाए और उनसे टैक्स जो है वो इंक्रीज किया जाए। खास तौर पे वो सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है जहाँ टैक्सेस जो है वो लगे हुए ही नहीं है, उनको आप शामिल करें। अगर आप सिर्फ, जिस तरह आपने गैस की मिसाल दी, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर को या कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ डेफिसिट ऑलरेडी है, इससे हमारी एक्सपोर्ट भी अफेक्टेड होगी, और हमारा कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जब बढ़ेगा तो मुल्क में महंगाई बढ़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्सेस में 19 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा के उन टैक्स पेयर्स को, या उन कमर टैक्सेस बहुत हाई हैं, वहाँ प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या तो नए टैक्स पेयर जो है वो नेटवर्क में लाएं और उनसे टैक्सेस को जो है वो बढ़ाया जाए। खालिद साहब, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो फिलहाल अभी कोई टैक्स लगने नहीं जा रहा, हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं। हाँ, फर्टिलाइजर सेक्टर को जो सब्सिडी दी जा रही है वो ज़रूर ख़त्म कर दी जाएगी, तो उससे फूड इन्फ्लेशन मजीद आएगा और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो इस बिना पे एग्रीकल्चर सेक्टर को ये टैक्स नेट पे तो नहीं लाएंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टैक्स चोरी कर रहे हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हो जाएगा, नॉन फाइलर को हो जाएगा, लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर पर मजीद टैक्स ज़रूर लगेंगे। एप्टमा ने भी खतरे की घंटी बजा दी इस हवाले से। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस मुल्क में स्मगलिंग है। आपने पढ़ा होगा 400 या 500 अरब रुपए खाली एक टोबैको इंडस्ट्री ऐसी है जहां लीकेज है। जी बिल्कुल। इसी तरह जहां जहां लीकेज है उसको आप प्लग करें। प्लस एग्रीकल्चर टैक्स में दिस इज द राइट टाइम कि अगर आप लगा दें, क्योंकि जिस वक्त नेशनल असेंबली चल रही होती है उस वक्त चूंकि इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग होती है, लिहाजा ये टैक्सेस नहीं लगने देते। दिस इज द राइट टाइम कि आप उनको भी टैक्स कल्चर में लेकर के आए और उनको बताएं कि इनकम टैक्स जो है वो जरूरी है, या मुख्तलिफ टैक्सेस जो हैं वो जरूरी है। तो अगर इस टाइम पे भी नहीं लेंगे तो फिर क्या रह जाएगा? अदरवाइज जब नेशनल असेंबली चल रही होगी तो फिर आप टैक्सेस नहीं लगा सकते, खासतौर पर एग्रीकल्चर टैक्स। अच्छा खालिद साहब, जीएसटी की शरह में भी इजाफे की बातें हो रही हैं टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर में। अगर टेक्सटाइल में मजीद जीएसटी इंक्रीज होता है तो हमारी तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही है, हम अपना साल के अख्ताम पे एक्सपोर्ट का हदफ भी नहीं हासिल कर पाएंगे। ये किस तरीके से हम मैनेज करेंगे? देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त मुल्क की एक्सपोर्ट में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जी। मैं समझता हूँ कि हमें इसको फैसिलिटेट करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि सब्सिडी दी जाए,
बल्कि अपने इन्वायरमेंट को देखें, हमारे आसपास का वो देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे जो पड़ोसी ममालिक है वहाँ क्या रेट है और उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। मैंने अभी फाइनेंस मिनिस्टर को भी और कॉमर्स मिनिस्टर को भी कुछ दिन पहले दोनों से नजर मुलाकात हुई। मैंने सजेस्ट किया कि बजाय इसके आप कोई सब्सिडी दें, आप वही सिस्टम ले आए, बोनस वाउचर सिस्टम। जो लोग एक्सपोर्ट करें उनको आप वाउचर दें, सब किस्म की सब्सिडी खत्म कर दें और वो जो है वो अगेंस्ट इम्पोर्ट वो सेल होगा और इम्पोर्टर्स जो है वो इसको पे करेंगे ताकि वो सबसे बेहतर होगा और इससे इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का बैलेंस भी हो जाएगा और आपका डेफिसिट भी कवर हो जाएगा। लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला, शायद IMF का या वर्ल्ड बैंक के प्रेशर के ऊपर। अच्छा खालिद साहब, लोकलाइजेशन को अगर हम इम्प्रूव कर लें तो हमारा इंपोर्ट बिल काफ़ी हद तक कम हो सकता है। लोकलाइजेशन को हम इम्प्रूव क्यों नहीं कर पाए अभी तक? क्या ये एक्सपोर्टर नहीं चाहते कि लोकलाइजेशन इम्प्रूव हो या हुकूमत नहीं चाहती? नहीं, लोकलाइजेशन से क्या, लोकल इंडस्ट्री आपका मतलब है? जी बिल्कुल, लोकल इंडस्ट्री अगर हमारी इम्प्रूव हो जाए। लोकल इंडस्ट्री को तो आपको हर किस्म को फरोग देना पड़ेगा। सबसे बड़ा एडवांटेज लोकल इंडस्ट्री का ये होता है कि जॉब क्रिएशन होती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। जी। इसमें तो कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। बहुत सारे ममालिक आज भी ऐसे हैं जो सिर्फ टैक्सेस के लिए नहीं, अपने लोगों को रोजगार देने के लिए ये चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। और प्रेस को कोई इतराज है क्योंकि आज 22 से 25 करोड़ की हमारी ये बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की 5वीं हमें तो इसको फरोग देना चाहिए और हम तो इसको इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। आप इम्पोर्ट को बंद करके लोकल इंडस्ट्री को बढ़ाए। लेकिन आप ये देखिए कि स्मगलिंग ने तो बेड़ा गर्क किया हुआ था। ये SIFC आने के बाद थोड़ी स्मगलिंग कंट्रोल हुई है, वरना हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बड़ी इससे हिट हो रही थी क्योंकि कपड़ा तक एक्सपोर्ट हो रहा था। आज भी आप पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में बड़ी मार्केटों में जाएं, आपको स्मगलिंग कपड़ा वहाँ मिल रहा था। अब थोड़ा सा कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो स्मगलिंग को करें ताकि लोकल इंडस्ट्री भी चल सके। अच्छा खालिद साहब, ये बताएं कि कहा जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहेगा। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहता है, अभी भी खित्ते में हमारा इंटरेस्ट रेट बुलंद तरीन सतह पे है, तो किस तरीके से इंडस्ट्री सर्वाइव कर पाएगा? देखिए, हमारा अलमिया ये है कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, जो निसाबी किताबों में लिखा होता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए, इसी पे लोग अमल करते हैं। इसमें ये नहीं समझते कि हमारी एक तो वो है जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है और एक वो है जो अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। और शायद अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो है वो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी से ज़्यादा है। लिहाजा इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आप इंटरेस्ट बढ़ाते हैं। और ये भी ख्याल रखें कि इस वक्त जो मुल्क में बोरोवर है बैंकों से, वो सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। तो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन बढ़ता है क्योंकि इसका असर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे आता है। तो लिहाजा इसको इस चीज़ से रिलेट करना कि इन्फ्लेशन जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से कंट्रोल होगा, मेरे ख्याल दिस इज अ कम्प्लीटली रॉन्ग कॉन्सेप्ट। और ये हमने फाइनेंस मिनिस्टर को भी बताने की कोशिश करी थी अभी केयर टेकर, लेकिन उन्होंने भी इस बात का वाज़ेह इजहार किया कि अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट की कमी का कोई चांस नहीं है। साफ साफ कह दिया है वफाकी वजीर खजाना ने कि इंटरेस्ट रेट की कमी का इस वक्त कोई प्लान नहीं है। आप जी एग्जैक्टली। अच्छा, आपकी मुलाकात कब हुई खालिद साहब वफाकी वजीर खजाना? मेरी कोई लास्ट मेरे ख्याल को 10 दिन पहले। 10 दिन पहले उन्होंने आपको क्लियर कट बता दिया। अच्छा ये बताएं कि हम 5, 7, 8, 10 लोग थे, उन सब के सामने कहा कि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है जी कि अभी फिलहाल इंटरेस्ट रेट के बजाय कोई चांस नहीं है कम होने के। अच्छा खालिद साहब, ये भी बताएं कि साल के इख्तिताम तक क्या हम अपना जो एक्सपोर्ट का हदफ है वो हासिल कर पाएंगे? क्या अपना रेमिटेंस का हदफ हासिल कर पाएंगे $30 अरब और $33 अरब का? मेरे ख्याल हम लगभग पहुंच जाएंगे क्योंकि इस दफा हमारी कॉटन क्रॉप के लिए भी हम बड़े पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छी क्रॉप आ रही है। इसी तरह हमारी वीट की क्रॉप भी अच्छी है, इंशाल्लाह चीजें जी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा आखिर में ये बता दें कि SIFC बहुत ज़्यादा मुतहरिक है बैरूनी सरमाकारी लाने के लिए, अच्छी बात है, लेकिन लोकल इन्वेस्टर इंतहाई परेशान है। तो लोकल इन्वेस्टर के लिए आप क्या तजावीज़ देंगे हुकूमत को? देखिए, हमें ऐसे इंसेंटिव गवर्नमेंट दे मेनली सब्सिडी में जिससे वो चले। बिजली, गैस, एक तो 2 मसाइल है, एक तो रेट नहीं है, दूसरा इसकी लोड शेडिंग हो रही है। हमारे जो कुदरती मसाइल थे खास तौर पे गैस के, वो हमने बहुत ज़्यादा ज़ाया किए हैं। हमको अपनी इकोनॉमी जो है हमें GDP बढ़ानी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली पिछली हुकूमत में GDP बढ़ी तो ज़रूर 6.5 तक चली गई, लेकिन वो इम्पोर्ट बेस्ड थी। हमको लोकल इंडस्ट्री को चलाना पड़ेगा, उससे GDP बढ़ेगी और हमारे यहाँ रोजगार भी मैसर आएगा
और महंगाई भी कंट्रोल होगी। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, आप अपना कीमती वक्त दिया। लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करें ताकि जीडीपी की शरह में इजाफा हो। इस वक्त जीडीपी हमारी 2% पे है, और अगर किसी भी मुल्क की जीडीपी 7% से कम होती है तो वहाँ पे गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई मुसलसल बढ़ती है। पाकिस्तान इस वक्त 2% जीडीपी पे सर्वाइव कर रहा है। लोकलाइजेशन के बगैर जीडीपी का इंप्रूव होना नामुमकिन है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मार्केट का जब आगाज हुआ स्टॉक मार्केट का, तो ग्रीन सिग्नल के साथ हुआ, ग्रीन जोन के साथ हुआ, लेकिन फिर हमने करेक्शन देखी। 100 इंडेक्स में मिला जुला रुझान देखा। 100 इंडेक्स कभी ऊपर था कभी नीचे था, मगर एक खबर आई और एक खबर ने मार्केट को प्लस कर दिया। ना सिर्फ प्लस किया बल्कि बहुत ज़्यादा तेज़ी रिकॉर्ड की गई। वो खबर ये थी कि हुकूमत ने फैसला किया कि गर्दिशी कर्जों को कम करने के लिए तवानाई सेक्टर में हम रकम दें, तवानाई सेक्टर को हम रकम दें ताकि उनके गर्दिशी कर्जे कम हो। 1250 अरब रुपए तवानाई शोबे के गर्दिशी कर्जे को कम करने के लिए हुकूमत ने फैसला किया कि वो रकम जारी करेगी, और इस खबर को मुस्बत किया और लेना भी चाहिए। OGDCL और PPL के शेयर्स में एकदम से तेजी हो गई। पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब रुपए जारी किए जाएंगे, हमारे जराये हमें ये बताते हैं। पावर सेक्टर को 250 अरब रुपए कैश जारी किए जाएंगे। इसके अलावा OGDCL को 600 अरब रुपए, PPL को 150 अरब रुपए और GHPL को 170 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। जब ये खबर सामने आई तो सरमाया का जो इंतहाई मोहतात थे वो एकदम से OGDCL के शेयर्स को लेने में उन्होंने तरजीहात दिखाई। वहाँ पे PPL और PSO इन तमाम सेक्टर्स के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला शुरू हो गया और मार्केट प्लस और रिकॉर्ड प्लस हो गई। और मार्केट का जो अख्ताम हुआ वो 650 पॉइंट्स के साथ हुआ। तो इसी हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शरियार भट्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शरियार, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मार्केट का आगाज़ हुआ था, हमने देखा कि इतनी रफ्तार तेज़ नहीं थी। उसके बाद फर्स्ट सेशन की क्लोजिंग पर जब ये खबर आई तो सेकंड सेशन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया और मार्केट एकदम प्लस हो गई और रिकॉर्ड प्लस हो गई इन सेक्टर्स को लेकर। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, हमने देखा कि लास्ट वीक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए इतना अच्छा साबित नहीं हुआ था। आपने देखा कि 5 में से 4 सेशन मार्केट नेगेटिव साइड पे गई थी और मार्केट में 1400 के करीब पॉइंट नेगेटिव बन हुए थे। कल भी हमने देखा मार्केट में जो है आज सुबह जब कारोबार का आगाज हुआ तो IMF की रिपोर्ट आने के बाद जिसमें मिनी बजट की बातगश्त हो रही हर जगह पर और नए टैक्सेस लगाए जाएंगे, तो ये फेयर था इन्वेस्टर को लेकर। और फिर आपने देखा जिस तरह से इस्लामाबाद में कुछ दहशतगर्दी की कुछ रूमर चल रही है कि कोई तो उस हवाले से भी कुछ नेगेटिव सेंटिमेंट्स थे सरमायाकारों पर। यही वजह थी आप देखें आज मार्केट में वॉल्यूम इंतहाई कम थे, सिर्फ 29 करोड़ शेयर का दिन के इख्तिताम तक काम हुआ। 12 बजे के करीब एक खबर आई कि प्राइम मिनिस्टर को जो ब्रीफिंग दी गई उन्होंने अप्रूव कर दिया है डिविडेंड प्लग बैक इन स्कीम का। पिछले दिनों भी काफी जिक्र सुन रहे थे, आज से महीने 2 महीने पहले तक गवर्नमेंट का ये प्लान था। एक्चुअली ये प्लान था इसाक डार साहब के जमाने से कि वो चाहते थे कि ये कंपनी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं ये अच्छे डिविडेंड दें, क्योंकि अगर OGDCL की बात करें तो उसकी 85% जो शेयर होल्डिंग है वो गवर्नमेंट के पास है। तो गवर्नमेंट के पास ये पैसा आएगा और उसके जरिए जो दर्द सर बना हुआ है इस वक्त हमारे ऊपर गर्दिशी कर्जा, सर्कुलर डेट आपके इल्म में कि 58 ट्रिलियन रुपीज से ऊपर जा चुका है, तो उसको कम किया जाए। तो ये खबर आने के बाद आपने देखा कि मार्केट में हमेशा से फेवरेट स्टॉक्स होते हैं OGDCL और PPL के, तो सरमायाकारों ने 12:02 में ये खबर एग्जीक्यूट हुई है और हमने देखा कि तकरीबन 12:30 तक इसका स्टॉक जो है वो ऊपर जा चुका था और तकरीबन लॉक के आसपास ट्रेड कर रहा था। आप अगर पॉइंट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूशन भी इन्हीं की तरफ से। आज अगर मार्केट अगर बंद हुई है 657 पॉइंट प्लस, तो तकरीबन 500 पॉइंट के करीब कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस की जानिब से, और OGDC और PPL की पॉइंट कंट्रीब्यूशन बलतरतीब 178 पॉइंट पॉजिटिव और 180 पॉइंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। अच्छा शरियार, ये बताएं कि 18 अरब रुपए के तकरीबन नए टैक्सेस आयद किए जाएंगे मुख्तलिफ सेक्टर्स पे। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आएगा। मिनी बजट अगर आता है, मिनी बजट में अगर मजीद टैक्सेस एड ऑन होते हैं, ये तो चले एक खुशाइन बात है कि नॉन फाइलर को टैक्स सिस्टम में लेकर आएंगे, लेकिन अगर कॉर्पोरेट सेक्टर पे मजीद टैक्सेस डाल देंगे तो उसका इम्पैक्ट तो ट्रेडिंग पर आएगा। क्या कहते हैं इस हवाले से? जी, यकीनी तौर पे, क्योंकि एक ऐसी एनवायरनमेंट में जबकि हाई इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट है और 22% पे हम पिछले 8 महीने से ज़ायद हो चुका है हम सफ़र कर रहे हैं। आपको पता है कि कराची में या फिर पाकिस्तान में जो बिजनेस कॉस्ट है वो कितनी ऊपर जा चुकी है, खासतौर पर इलेक्ट्रिसिटी और गैस के प्राइसेस इंक्रीज होने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ले ऑफ्स हो रहे हैं, जॉब्स से लोग निकाले जा रहे हैं और
ओवरऑल इकोनॉमी काफी डाउन साइड के ऊपर नजर आ रही है हमें। कुछ गवर्नमेंट इस्लाहात कर रही है जिसके असर गवर्नमेंट इंडिकेटर तो थोड़े पॉजिटिव साइड के ऊपर नजर आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल आप सोसाइटी पे देखेंगे तो बिजनेस डाउन साइड के ऊपर नजर आ रहा है आपको। उसकी बड़ी वजह यही है। और फिर हम जब देखेंगे आने वाले दिनों में जिस तरह से गैस प्राइसेस फर्दर इंक्रीज होते हैं, गवर्नमेंट का प्लान है इसको लोकल एलएनजी प्राइस के करीब ले आए, और आप देखेंगे नेक्स्ट 15 फरवरी के बाद दोबारा से एक हाइक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गैस प्राइसेस के अंदर। तो ये सारे अवामिल हैं जिसका असर इंडस्ट्री के ऊपर डेफिनेटली पड़ेगा। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं वो पास ऑन कर देती हैं कंज्यूमर की तरफ, तो उनके जो प्रॉफिट्स होते हैं उसको इतना ज्यादा हिट नहीं होता है। तो एंड सफर जो होता है वो कंज्यूमर को ही करना पड़ता है पाकिस्तान। इंटरेस्ट रेट भी अनचेंज रखा जाएगा। आईएमएफ ने कहा है कि इंटरेस्ट रेट को आप टाइट रखें, और जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है तो हमें तो नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट में कोई कमी होगी। अगर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा जाता है तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा ट्रेडिंग पर? देखिए यकीनी तौर पे आपने देखा कि जिस तरह से इंटरेस्ट रेट एक जगह मेंटेन रखा हुआ है। लास्ट 2 मीटिंग्स हुई हैं तो सरमायाकार ये समझ रहे थे कि इस मीटिंग के अंदर इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। बॉन्ड यील्ड आपके सामने कंटिन्यू डाउन साइड के ऊपर ही ये जो मनी मार्केट है ये फोरकास्ट करी कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटीज ये है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ती रहती है, गैस की प्राइसेस हमने बढ़ाए, उसके बाद हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन है वो फर्दर हाइक हुई है। अब जबकि 15 फरवरी के बाद दोबारा गैस प्राइसेस हाइक होंगी तो उसके बाद आप देखेंगे इन्फ्लेशन का असर पड़ेगा, और आने वाले दिनों में रमजान आने वाले हैं, उसका एडिशनल प्रेशर होता है। तो हमें लग रहा है इंटरेस्ट रेट नीचे आते आते मार्च से ज़्यादा हमें इंतजार करना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट अगर अनचेंज रहेगा तो ऑब्वियसली इस इंटरेस्ट रेट पे तो आईपीओ आएंगे नहीं मार्केट में। आईपीओ के वाले से साल 2023 बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा, तो आईपीओ के वाले से क्या कहेंगे? आईपीओ एक समिट हुआ है, बहुत सक्सेसफुल समिट हुआ है वीकेंड पर कराची में, और पीएसएक्स की रेगुलेटर ने बहुत अच्छा इकदाम उठाया, और हमने देखा है वहाँ पे 3 से 4 पाकिस्तान के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, जिसमें अमार ग्रुप है रियल एस्टेट से, और 1-2 ग्रुप्स और हैं जो कि मार्केट में लाइन अप कर रहे हैं आईपीओज के लिए। तो जितनी मायूस कुन सिचुएशन लास्ट ईयर थी इंशाल्लाह वो इस साल नहीं होगी, और आप देखेंगे कि आईपीओज भी मार्केट में आएंगे, और ओवरऑल मार्केट का जो वॉल्यूम्स है वो भी आप बढ़ते हुए देखेंगे। इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर रहते हैं और इलेक्शन स्मूथली हो जाते हैं, क्योंकि आप देखें पॉलिटिकल जो है बेयकीनी पाकिस्तान में बरकरार है, और इलेक्शंस को लेके आज भी आप बाहर निकले तो लोग 2 तरह की राय रखते हैं। अक्सर लोग कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, कोई कहता है इलेक्शन नहीं होंगे। ऐसे वक्त में जबकि सिर्फ 20 दिन से भी कम वक्त रह गया इलेक्शन में, लोगों को यही कंफर्म नहीं है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो आप किस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं कि आगे आके आपकी इकोनॉमी किस साइड के ऊपर ट्रेड करेगी। आखिर में ये बता दें, शरियार के सियासी बेयकीनी की वजह से सरमायाकार इंतहाई मोहतात हैं स्टॉक मार्केट में। हंड्रेड इंडेक्स की पोजीशन को अपकमिंग सेशंस में कहाँ देखते हैं? देखिए हमें लग रहा है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स है वो एक रेंज बाउंड एक्टिविटी शो करता रहेगा, और अगर आप पिछले 2 हफ्ते का डेटा देखें तो मार्केट 64,000 इंडेक्स से ऊपर आके रेस कर रही है। 64,100 टू 64,500 ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस जोन बनता है, प्रॉफिट टेकिंग जोन बनता है मार्केट में। यहाँ बाहर हाँ हम देख रहे हैं कि सेलिंग आ रही है, और हमें ये लग रहा है कि मार्केट बिटवीन 63,900 टू 64,500 इसी रेंज में मार्केट बिफोर इलेक्शन मूव करती रहेगी। अगर इस दौरान कोई अच्छी डेवलपमेंट होती है, खासतौर पर जिस तरह से आज हमें देखा कि गर्दिशी कर्जे कम करने के लिए गवर्नमेंट एक प्लान लेकर आई है, इस तरह की कोई खबर एग्जीक्यूट होती है, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से कोई किसी कंपनी के बारे में कोई खबर आती है, तो वो मार्केट को ड्राइव कर सकती है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। आज भी आप मार्केट देखेंगे तो सिलेक्टेड स्टॉक्स ही मार्केट के अंदर बढ़े, लेकिन ऑयल एंड गैस का चूंकि वेटेज ज्यादा होता है तो इंडेक्स बढ़ने में उन्होंने काफी मदद फराम की। तो आने वाले दिनों में भी मुझे लग रहा है कि मार्केट सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर एक्टिविटीज जारी रहेंगी, और मार्केट एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज शो करेगी बिटवीन 62,900 टू 64,300। यानी अपकमिंग सेशन में मार्केट कोई बहुत ज़्यादा आउट क्लास परफॉर्म नहीं करेगी, कहने का मकसद यही है आपका? जी जी बिल्कुल, लो वॉल्यूम्स के साथ एक रेंज बाउंड एक्टिविटीज रहेंगी। बहुत शुक्रिया शरियार भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अगर कोई बड़ी खुशखबरी आ जाती है और इलेक्शन ऑन टाइम हो जाते तो यकीनन मार्केट भी अच्छा परफॉर्म करेगी, एतमाद भी बहाल होगा कारोबारी हल्के का, और ऑब्वियसली जिस तरीके से बेयकीनी की सूरत हाल है कारोबारी हल्कों में, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कमर कस ली है, लेकिन जो एक गहमा गहमी होती है इलेक्शन से पहले वो नज़र नहीं आ रही, जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा अपना जो सेंटिमेंट है वो शेक कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, एक डायरेक्शन अगर हो जाए कि आया कि इलेक्शन, अगर इलेक्शन होंगे तो उसका एक डायरेक्शन होती है, फिर इस तरीके से कारोबारी हल्का प्लानिंग करता है, स्टॉक मार्केट में सरमायाकार भी प्लानिंग करते हैं, और अगर नहीं होंगे तो उसका भी एक इम्पैक्ट आता है। बहरहाल दोनों सूरतों के अंदर हमें अपने मौशी अशारियों को बेहतर करने की ज़रूरत है, और अगर हम अपने इकनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतर नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं वो मज़ीद बढ़ेंगे। लेकिन अबूरी हुकूमत अच्छा स्टेप उठा रही है, IMF के कहने पर जो इस्लाहात कर रही है उससे
हमारे मौशी अशारिये बेहतर होंगे, नए टैक्सेस लगेंगे, लोग टैक्स नेट में आएंगे, स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर मुरतब होंगे, लेकिन महदूद पैमाने पर स्टॉक मार्केट चलेगी। आइंदा आने वाले दिनों में मौशी इस्लाहात से महंगाई ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन देखना यह है कि हुकूमत इस हवाले से क्या बेहतर इकदाम उठाती है जिससे महंगाई कंट्रोल हो सके। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।